हे स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है अपना वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम स्टेट्स दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। क्या बोला है? एंगुलर मोमेंटम ये कैसे रहेगा? कंजर्व्ड। कंजर्व्ड मतलब कांस्टेंट। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन कब? इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क। आपको पता है, आपने कभी कभी इनर्शिया के बारे में पढ़ ली होंगी कि बॉडी तब तक अपनी जगह से नहीं हिलेगी जब तक हम उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, या फिर बॉडी अपने ही कंटिन्यूस मोशन में रहेंगी जब तक हम इसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। ये तो आपने सुने ही होंगे। अब अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है, तो वो मोमेंटम तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक हम एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं करते। ये मान लेते हैं कि अपने पास में एक रोटेटिंग डिस्क है। ये रोटेटिंग डिस्क कोई तो भी एक डायरेक्शन में घूम रही है। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, और इसका अगर हम एंगुलर मोमेंटम देखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आई ओमेगा। आई क्या होता है? आई हो जाएगा इसका एम आर स्क्वेयर। एम क्या रहेगा? मास ऑफ द डिस्क। आर क्या रहेगा? इसके सेंटर से यहाँ तक का जो रेडियस है। और ओमेगा क्या हो जाता है? ट्वाइस पाई एन। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्क है, अगर हमने किसी तो भी आइसोलेटेड सिस्टम में रख दिए और उसको घुमा दिए, एक बार एनर्जी प्रोवाइड किए, तो आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बाहर के सिस्टम का किसी भी तरह का इंटरफेरेंस इसमें नहीं रहेगा। ना हवा का अपोजिशन होगा, ना किसी चीज़ का अपोजिशन होगा। तो ये बॉडी तब तक घूमती रहेंगी जब तक इस बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में हम टॉर्क अप्लाई नहीं कर लेते। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कहना वही है कि अगर किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है तो वो तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क उसके ऊपर में अप्लाई नहीं करते। मतलब बॉडी ये तब तक घूमती रहेंगी जब तक हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में अनबैलेंस टॉर्क अप्लाई नहीं कर लेते, तब तक। बात करेंगे तो ये डिस्क अगर घूम रही है, हवा में घूम रही है, तो हवा की वजह से क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस डेवलप होता है। रेजिस्टेंस के कारण में इस डिस्क की जो स्पीड है वो क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। थोड़ी देर में क्या हो जाएंगी? डिस्क रेस्ट में आ जाएंगी। तो इस तरह से उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसलिए एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट के केस में, मतलब कंजर्वेशन के केस में, हम वही कंसिडर करते हैं कि जो सिस्टम है, सिस्टम कैसे? आइसोलेटेड, मतलब बाहर के सराउंडिंग का इस सिस्टम के साथ में कोई भी लेना देना नहीं है, बाहर से कोई भी इसको अपोज नहीं करेगा। उस वक्त में इसका एंगुलर मोमेंटम कैसे रहेगा? कांस्टेंट। और वो तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क इसके ऊपर में हम अप्लाई नहीं करते। हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू क्या होता है? आई ओमेगा भी होता है और आर क्रॉस पी बार भी होता है। मतलब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब ही एंगुलर मोमेंटम होता है। यहाँ पर आर क्या है? पोजीशन वेक्टर, और पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। अब अगर इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो दोनों साइड में डी बाई डी टी मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दोनों साइड में डिफ्रेंशिएशन ले रहे हैं हमने, ठीक है। तो ये डी डी टी ऑफ एल बार हो गया। अब डी डी टी ऑफ क्या है? आर बार क्रॉस पी बार। तो यहाँ पर चेन रूल मतलब जो प्रोडक्ट रूल है वो हम अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट टर्म। तो देखो पहला टर्म क्या है? आर बार क्रॉस दूसरा टर्म का डेरिवेटिव, सॉरी ये दूसरा टर्म है, इसका डेरिवेटिव प्लस पहले टर्म का डेरिवेटिव क्रॉस दूसरा टर्म, ठीक है। अब ध्यान दो, ये आर एज इट इज़ डी पी बाई डी टी। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये कहलाता है फोर्स, ठीक है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होता है? फोर्स। ध्यान दो, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम P इक्वल्स टू क्या होता है? मास इनटू
वेलोसिटी। अगर हम m को सामने रख देते हैं और d/dt ऑफ v कर देते हैं तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, और मास इनटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। इस तरह से हम बोल सकते हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये क्या होता है, फोर्स। तो dp/dt के जगह हम क्या रखेंगे, f रखेंगे। dr/dt, ये r क्या है, पोजीशन, एक तरह का डिस्प्लेसमेंट हम बोल सकते हैं। तो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, वेलोसिटी। p बार एज इट इज़, बाकी सभी चीज़ें एज इट इज़ आ गई। अभी ये जो p बार है, p बार क्या होता है, p मतलब लीनियर मोमेंटम, और वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी, इसको हम बाहर निकाल देंगे ब्रैकेट के। तो ये v बार क्रॉस v बार, ये हो गया v बार क्रॉस v बार, बाकी चीज़ें एज इट इज़। हमें पता है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, अगर दो वेक्टर्स आइडेंटिकल है, सेम टू सेम है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होता है, 0। तो ये लिख दिया यहाँ पर 0, बाकी चीज़ें एज इट इज़ आ गई। 0 इंटू एम क्या हो जाएगा, 0। तो फिर क्या बचा, dl/dt इक्वल्स टू r क्रॉस f। और ये जो r क्रॉस f है ये क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स, और मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क होता है। इस तरह से dl/dt इक्वल्स टू क्या हो गया, टॉर्क हो गया, ठीक है। और स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होता है, टॉर्क अप्लाई करेंगे क्या, ध्यान दो स्टेटमेंट, अब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल अनबैलेंस टॉर्क। अब्सेंस मतलब टॉर्क रहेगा क्या, नहीं, तो टॉर्क कितना है, 0। तो dl/dt इक्वल्स टू टॉर्क के जो हम क्या लिखेंगे, 0। तो इस तरह से dl/dt इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब किसी भी टर्म का डेरिवेटिव अगर 0 होता है मतलब वो टर्म कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट। तो इस तरह से यहाँ पर एल बार का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 है, मतलब एल बार कैसे रहेगा, कांस्टेंट। तो एल बार क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। हमें पता है L इक्वल्स टू आई ओमेगा होता है, आई एज इट इज़, ओमेगा मतलब क्या होता है, ट्वाइस पाई n। अब अगर हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है L, जो कि कांस्टेंट है, ये I और ये अपॉन में ट्वाइस पाई, ध्यान दो L इक्वल्स टू आई ट्वाइस पाई n। ये I ट्वाइस पाई अगर इधर में लेके गए तो L के अपॉन में हो जाएंगे, तो L अपॉन ट्वाइस पाई I हो गया। तो इस तरह से n इक्वल टू L अपॉन ट्वाइस पाई I, n क्या है, फ्रीक्वेंसी। अब ये जो L है ये तो कांस्टेंट चीज़ है, ट्वाइस पाई भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या है, I क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये अपॉन वाली वैल्यू है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो n की वैल्यू घटेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो n की वैल्यू बढ़ेगी। इफ़ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस देन फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। इसको ही अगर इस टर्म में लेते देखो, L इक्वल टू आई ओमेगा, देयरफॉर ओमेगा इक्वल टू L बाय आई। आई की वैल्यू बढ़ेंगी तो ओमेगा घटेगा, आई घटेगा तो ओमेगा बढ़ेगा, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने पर एंगुलर वेलोसिटी घटती है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने पर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है। कंजर्वेशन के हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे बैलेट डांसर। आपको पता है बैलेट डांसर या फिर जो आइस के ऊपर में स्केट करते हैं उन डांसर की हम बात करते हैं, तो उनको क्या होता है, बार बार फ्रिक्वेंटली उनको टर्न लेना पड़ता है डांस करते समय। या तो वो ज़्यादा रेडियस का टर्न लेंगे या फिर वो कम रेडियस का टर्न लेंगे। लेकिन आप अगर उनको देखेंगे तो अगर उनको टर्न लेना है तो उस समय में वो क्या करते हैं, स्मॉलर रेडियस तैयार कर लेते हैं। व्हेन डांसर्स कम टुगेदर टू टेक राउंड ऑफ स्मॉलर रेडियस देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस। ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब डिक्रीज होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने को पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I, और I इक्वल्स टू क्या हो जाता है, mr स्क्वेयर। मान लेते एक्सिस है, एक्सिस से ये मास यहाँ पे हमने रखे हैं, ये है मास, और एक्सिस से मास तक का डिस्टेंस क्या है, r, m इंटू आर स्क्वेयर क्या होता है, I। अगर ये मास दूर है मतलब r की वैल्यू बढ़ेगी, आर की वैल्यू बढ़ेंगी तो आई की भी वैल्यू क्या हो जाएंगी, बढ़ेगी। अगर मास हमने यहाँ पे नहीं रखे, यहाँ पे रख दिए, नज़दीक लेके गए, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कम होगी। आर की वैल्यू कम होगी तो आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, कम।
मतलब रेडियस कम रहेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, रेडियस ज़्यादा रहेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा। तो ये जो मास है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा डिस्टेंस पर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा होता है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर कम डिस्टेंस पर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा होता है। यही बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। When dancers come together to take small round of smaller radius, जब वो छोटी रेडियस बनाते हैं तब क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीजेस, और जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज होता है तो फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। यही हमने यहाँ पे लिखे हैं। और जब इनको बड़ा राउंड लेना होता है, while outer round dancers outstretch their legs and arms, this increases moment of inertia। अगर वो रेडियस बढ़ा देते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से एंगुलर स्पीड या फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी, कम होगी, और वो स्लिप होने से बच जाएंगे। आइस स्केटर पे डांस करने वाले की कभी कभी बहुत लंबी चेन होती है। ये क्या करते हैं, किसी एक्सिस पर, मान लेते हैं यहाँ से वो एक्सिस है, इस एक्सिस पर उनको घूमना है, तो वो क्या करते हैं, उस समय में कम रेडियस लेने की सोचते हैं, जिसके कारण में वो पूरे के पूरे एक साथ घूम सकते हैं। यहाँ ध्यान दो, जब ये बैले डांसर अपने हाथ आउटस्ट्रेच किए हुए हैं, इस समय में देखो बॉडी का मास थोड़ा सा बाहर है, मतलब एक्सिस से बॉडी का मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाहर में है, मतलब रेडियस यहाँ पर कैसे है, ज़्यादा। अगर हम यहाँ पर एक्सिस निकाल लेते हैं तो मान लेते हैं ये एक्सिस हो गया और यहाँ तक बॉडी डिस्ट्रीब्यूट है, तो ये बॉडी का ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया r। हम ऐसा बोल सकते हैं कि मास डिस्ट्रीब्यूशन इतने दूर है। इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, उसने क्या कर दिया, ये हाथों को क्या कर दिया, नज़दीक ला लिया, तो यहाँ तक ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कम डिस्टेंस पर है। देखो यहाँ पर r की वैल्यू ज़्यादा, तो हमें पता है I इक्वल्स टू क्या होता है, mr²। r की वैल्यू ज़्यादा तो I बढ़ जाएगा, r की वैल्यू कम तो I क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा और एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो उस केस में ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर ओमेगा इक्वल्स टू, इसके हिसाब से L अपॉन हम I लिखते हैं, ठीक है। अब देखो R बड़ा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा, तो एंगुलर वेलोसिटी छोटी, मतलब यहाँ पर इसकी घूमने की जो स्पीड रहेगी वो कम रहेगी। अब यहाँ की बात करते हैं, R छोटा मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा, तो एंगुलर वेलोसिटी बड़ी, तो यहाँ पर ये फास्टली घूमेगी। तो ये बैले डांसर क्या करते हैं, अगर इनको फास्ट स्पीड से घूमना है, मतलब इनकी एंगुलर वेलोसिटी इनको बढ़ाना है, तो आउटस्ट्रेच किए वाले जो हैंड्स होते हैं उनके, वो क्या कर लेते हैं, नज़दीक ले लेते हैं। हाथ या फिर पैर जो बॉडी से जो दूर थे उनको वो क्या कर लेते हैं, नज़दीक ले लेते हैं। इस तरह से यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाई जा सकती है। ये एग्जाम्पल भी आप ध्यान दो, जब इस बैले डांसर को अपनी स्पीड बढ़ानी है तो उसने क्या किया, हाथों को नज़दीक ले लिया और पैरों को भी नज़दीक ले लिया। इस तरह से उसने अपनी एंगुलर वेलोसिटी क्या की, बढ़ा दी। ये कोई तो भी पर्सन है, इसके हाथ में डम्बल्स है, डम्बल्स लेकर उसने हाथ अपने क्या कर दिए, आउटवर्ड स्ट्रेच कर दिए। इस केस में इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी कम रहेगी, लेकिन इसको अगर इस रिवॉल्विंग चेयर पर ज़्यादा वेलोसिटी से घूमना है तो उसको फोर्स लगाने के बाद में अपने हाथों को क्या करना पड़ेगा, फोल्ड करना पड़ेगा और एक्सिस के नज़दीक लेना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी और फास्ट स्पीड से ये घूमेगा, रोटेट करेगा। मतलब जब मास दूर है तब इसका एंगुलर रोटेशन है वो कम रहेगा, और मास जब नज़दीक ले लिया तो इसका एंगुलर रोटेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
ध्यान दो, यहाँ पर ये एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। जब ये डाइवर स्केटबोर्ड पर खड़े रहते हैं तब इनके हाथ आउटवर्ड स्ट्रेच है, और जब वो जंप करते हैं तो अपने हाथों को नज़दीक ले लेते हैं, जिसके कारण में यहाँ पर उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और हवा में वो घूमते रहते हैं। ये दिखने के लिए बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। तो उनको उनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, जो आउटवर्ड जितना भी मास है उनको एक्सिस के नज़दीक लाना पड़ता है, तब जाके उनका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डाइविंग इन स्विमिंग पूल। ऑन द डाइविंग बोर्ड द डाइवर स्ट्रेच देयर बॉडी। अब जब बोर्ड पर डाइवर खड़ा होता है तो उसके हाथ वगैरह ओपन होते हैं या फिर ऊपर के डायरेक्शन वो स्ट्रेच करके रखते हैं। दस मास डिस्ट्रीब्यूशन इज अवे फ्रॉम द एक्सिस। इस तरह से एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, दूर होता है, और इस वजह से उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होने की वजह से एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज। लेकिन जैसे वो डाइवर बोर्ड के ऊपर से जंप करते हैं तो क्या करते हैं, दे फोल्ड देयर बॉडी एंड रिड्यूसेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो क्या कर लेते हैं, बॉडी को फोल्ड करते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। देखो हमें पता है कि I इक्वल्स टू क्या होता है, mr स्क्वेयर, ठीक है, I इक्वल टू mr स्क्वेयर, और L इक्वल्स टू क्या होता है, I ओमेगा। देयरफॉर ओमेगा इक्वल्स टू क्या रहेगा, L अपॉन I। देखो जब ये डाइवर है, ये डाइवर ने अपने हाथों को बाहर खींच के रखा, तो वो क्या करेगा, मान लेते हैं इसका ये घूमने का एक्सिस है, इससे ये जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है दूर है, तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इनका दूर है तो फिर रेडियस ज़्यादा है, रेडियस ज़्यादा है तो I की वैल्यू बढ़ जाएंगी, I की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। तो आउटस्ट्रेच हैंड्स होने के वजह से क्या होता है, ये एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, उसकी कम होती है, मतलब वो रोटेट अच्छे से नहीं कर पाता। लेकिन वो क्या कर लेता है, बाद में इन्हीं हैंड्स को नज़दीक ला लेता है बॉडी के, जिस वजह से मास का डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले बाहर था अभी नज़दीक आता है, तो R की वैल्यू कम होगी, R की वैल्यू कम होगी तो I भी क्या हो गया, कम, और I कम हो जाएगा तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और ये फास्टली इस एक्सिस पर स्पिन होने लगेगा। After leaving the board, they fold their body and reduces moment of inertia. Thus, frequency increases, thus angular velocity increases and can complete more rounds in the air. और जब वो पानी के अंदर में जस्ट पानी को टच करने वाले होते हैं, मतलब पानी के अंदर में जाने वाले होते हैं, उस समय में वो अपना जो एंगुलर वेलोसिटी कम करना चाहते हैं, उस समय में अपने बॉडी को आउटस्ट्रेच फिर से कर लेते हैं और पानी के अंदर में स्मूथली चले जाते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल्स है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के।